आकाशवाणी, जिसका सफर आजादी से पहले ही अंग्रेजों के अधिपत्य में प्रारंभ हो चुका था। आजाद भारत के पहले गवर्नर जनरल सी राजगोपालाचारी ने 1938 में मद्रास आकाशवाणी भवन का उद्घाटन करते हुए कहा था, I am Rajagopalachari and I am speaking from Madras All India Radio Broadcasting Station. I have been given the honor of inaugurating this Hindustan Akashvani in Madras. जब देश आजाद हुआ तब आजाद देश की आवाज बन देश के जनगण के मन तक पहुंचने का जिम्मा संभाला आकाशवाणी ने। मात्र 6 प्रसारण केंद्रों के साथ शुरू हुआ देश में लोक सेवा प्रसारण। आज़ादी मिली थी एक बात, लेकिन बंटवारा हुआ था दूसरी बात। लाखों करोड़ों शरणार्थी आए हुए थे और ये भी मत भूलिए कि उस समय का भारत मतलब 90% से ज़्यादा लोग गांव में, 90% से ज़्यादा लोग निरक्षर। ऐसे परिदृश्य में आकाशवाणी ने जिम्मा संभाला। देश में इतना अंधविश्वास था, इतने छुआछूत थी, इतने महिलाएं पर्दे में ही होती तो गांधी जी आज़ादी की लड़ाई में उनको बाहर ले आए, तो भी गांव नहीं बदले थे। निरक्षरता की चुनौती थी, गरीबी का प्रश्न था और साथ साथ ये भी था कि सपने बहुत बड़े बड़े थे। हम अंतरिक्ष विज्ञान में हम आगे बढ़ रहे थे, तरह तरह के नए नए केंद्र आ रहे थे, विकास की नई योजनाएं आ रही थी जिन्हें उस समय कहा गया था कि ये नए मंदिर हैं हमारे। जिस विचारधारा को लेकर विभाजन हुआ था उसका निषेध करते हुए, उसके ऊपर जाते हुए कि अंततः ये भारत देश का सभी जनगण जो है वो एक है, उनके बीच में एक रिश्ता है, बहुत नज़दीकी रिश्ता है। ये तमाम बातें मुझे लगता है कि आकाशवाणी ऑल इंडिया रेडियो एक लोक प्रसारक के रूप में लोगों तक ले गया। इतना बड़ा भूगोल, इतनी बड़ी जनसंख्या, इतनी बोलियों से लेके लोक भाषाएं और फिर मुख्य भाषाएं। एक प्रसिद्ध जर्मन दार्शनिक ने कहा था कि भारत एक ऐसा देश है जहां शताब्दियां एक साथ रहती हैं। मैं ये 3 नारे आपके सामने कहता हूं। जय जवान, जय किसान, जय हिंद। आजादी के बाद का देश का निर्माण हो रहा था और आपको अपने देश को एजुकेट भी करना था, इन्फॉर्म भी करना था और एंटरटेन भी करना था। आकाशवाणी नहीं होती तो भारत का शास्त्रीय संगीत कहाँ होता, कहना मुश्किल है कि विलुप्त हो गया होता। फिर आपका लोक संगीत कहाँ होता। ये जो गांव-गांव में हमारे यहाँ तो इतना भारत भरा पड़ा है लोक संगीत से, वो सब नहीं होता। कैसी ये धूम बहुत सारी बोलियां खत्म हो गई होती, समाप्त, विलुप्त हो चुकी होती। भाषा को लेकर के जितना साहित्य है, बड़े से बड़े साहित्यकार आकाशवाणी से जुड़े रहे। आकाशवाणी ने लाखों जो है वो साहित्यकार, संगीतकार, कलाकार दिए हैं, क्योंकि सिर्फ और सिर्फ आकाशवाणी है जहां पर 3 साल के शिशु से लेकर 100 साल के बुजुर्ग तक सबके लिए साल भर रास्ते खुले रहते हैं। दूर दराज, दुर्गम और सुदूर क्षेत्रों तक जाने में, वहाँ के लोगों तक पहुँचने में आकाशवाणी का बहुत बड़ा योगदान रहा है। बस्तर में जो जगदलपुर केंद्र है, सुदूर क्षेत्र है सरगुजा छत्तीसगढ़ में, वहाँ पर अंबिकापुर केंद्र है, बुंदेलखंड का हृदय है छतरपुर, वहाँ मैंने काम किया। तो ये जो केंद्र हैं, इन्होंने दोहरा संवाद कायम किया, यानी जो चीज़ें लोगों के काम की थी, उनकी ज़रूरत की थी, योजनाएं,
बेहतर जीने के तरीक़े, शिक्षा की ज़रूरत, अंधविश्वास निर्मूलन, ये तो किया ही किया। साथ साथ वहाँ की मिट्टी की महक, उसको लेकर के वो वहाँ तक वापस आए। जो तेजस्वी बन वन्य प्रखर, सहते ही नहीं दिया करते, विष का प्रचंड विष से उत्तर, अंगारहार उनका जिनकी सुनहाक समय रुक जाता है, आदेश जिधर का देते हैं इतिहास उधर झुक जाता है। आगरा जेल में कई शेर कहने वाले मेरे साथ कैद थे। जेल में कई मुशायरे हुए, जिनमें से पहले मुशायरे में मैंने मौके का ये शेर पढ़ा था। अहले जिंदा की ये महफिल है सबूत इसका फिराक, कि बिखर कर भी ये शीराज़ा परेशान न हुआ। सच पूछिए तो मुझे नहीं लगता कि साहित्य और संगीत और कलाओं का कोई बड़ा नाम ऐसा होगा जिसका संबंध आकाशवाणी से उस दौर में नहीं रहा, जिसने अपना योगदान नहीं दिया। चाहे बोलियों की बात हो, चाहे साहित्य की बात हो, चाहे संगीत की बात हो, चाहे शिक्षा की बात हो, चाहे सामाजिक सुधार की बात हो, चाहे राष्ट्रीय एकता को बनाए रखने की बात हो, चाहे विकास की बात हो, हर क्षेत्र में आकाशवाणी ने इतना कुछ किया है जिसका वर्णन करना मुश्किल है। दूरदर्शन हमारे जीवन का अभिन्न अंग रहा है, अमूल्य अंग रहा है। इसके माध्यम से हमने इतिहास को बनते हुए देखा है। आजादी के बाद राष्ट्र में जन चेतना जागृत करने के साथ साथ आम जन के कल्याण से जुड़े सामाजिक मुद्दों को विमर्श के केंद्र में लाकर जमीनी बदलाव का मार्ग प्रशस्त करने का श्रेय भी दूरदर्शन और आकाशवाणी को लोक प्रसारक के रूप में जाता है। कितने लोगों को हमने आत्महत्या से आकाशवाणी ने बचाया है, कहना मुश्किल है। कितने लोगों का रक्तदान से जीवन बचा है, कहना कठिन है। कितने बिछड़े जो लोग घर से गायब हो जाते हैं, उनको ये काम अब दूरदर्शन ने संभाल लिया। जब दूरदर्शन है उससे पहले तो आकाशवाणी थी। यहाँ जहाँ बैठे हैं, यहीं पर रेल मंत्री जी घोषणा करके गए थे कि अब से भारत की सारी रेलों में 2 की जगह 4 जनरल डिब्बे लगेंगे। वो लग रहे हैं। And that's out. Yes, it's all over this time. Lost his nerve in the end, did Michael Holden. Tried to swing that straight ball to leg. Tremendous performance by this Indian side. And here's a man who's been largely responsible for it over the last 2 weeks. 1966 में जब पहला लाइव टेलीकास्ट हुआ था किसी भी क्रिकेट मैच का, उसमें मैं स्टैटिस्टिशियन था। बोर्ड प्रेसिडेंट 11 वर्सेस वेस्ट इंडीज की टीम, ये पहला मैच था जो कि लाइव टेलीकास्ट हुआ। जिस तरह से रेडियो ने खेल को स्टेडियम से बाहर निकाल के सड़कों पर खड़ा कर दिया था, उसी तरह रीजनल कमेंट्रीज ने इसको सड़कों से निकाल के घरों तक ले आई। जो एक्सपोजर क्रिकेट या अलग स्पोर्ट्स को मिला, उसका बहुत कुछ श्रेय रेडियो की कमेंट्रीज को जाता था। स्पोर्ट्स के अंदर कोई कास्ट, रिलीजन या कोई चीज तो होती नहीं, और ये नॉन कंट्रोवर्शियल होता है। तो इसकी वजह से ये जो भारत को जोड़ता है, सोसाइटीज को जोड़ता है और यंगस्टर्स को प्रोत्साहित करता है, इसका कोई सानी ही नहीं है। मुझे तो याद है कि हम लोग यात्रा में होते थे, यात्रा में कहीं ट्रेन रुकती थी तो लोग निकल के स्टेशन वालों से पूछते थे कि स्कोर क्या है, ये स्कोर क्या है वाला जो सवाल होता था, इतना कमाल का होता था। मैं बाजार में घूमा और आप विश्वास करें कि एक भी गेंद मेरी छूटी नहीं, क्योंकि पूरे बाजार में चलते चलते हर जगह कमेंट्री चल रही थी और मुझे वो सुनाई पड़ रही थी कि इस बार क्या हुआ और इस बार क्या हुआ। ये जादू था। स्वागतम शुभ स्वागतम आनंद मंगल मंगलम आनंद मंगल मंगलम हित प्रियम भारत भारतम हित प्रियम भारत भारतम। जिस तरह से हमने एशियाड को, एशिया 82 को कवर किया, वो अपने आप में एक बहुत बड़ी चुनौती थी और बहुत से लोगों ने कहा कि साहब बहुत मुश्किल हो जाएगा, आप अगर
2 घंटे की ट्रांसमिशन निकाल दें, यही बहुत बड़ी बात है। मुझे यहाँ बहुत सारे लोगों को, खासकर जो दूरदर्शन से जुड़े हुए थे, उन्हें विश्वास था कि ये इवेंट कितना भी बड़ा क्यों ना हो जाए, एशिया 82 का, दूरदर्शन है तो मुमकिन है। हमारी जो टेक्निकल इंफ्रास्ट्रक्चर था, जो मूलभूत सुविधाएं थी हमारी, वो बहुत ज़्यादा नहीं थी हमारे पास। उसके बावजूद लोगों ने, और पूरे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उसे सराहा गया था, लोगों ने कहा कि एक कंट्री जिसने पहले कभी इतनी बड़ी कवरेज नहीं की है, उन्होंने कहीं भी लेट डाउन नहीं किया। सच पूछिए तो पानी का मंथन करके मक्खन निकाला गया था। Good evening. Welcome to the news at 10. I am Rini Khanna. Although you had 100 odd people who were involved with the news bulletin, it was I who was the final face. So there was a responsibility that came with it. कई बार न्यूज़ कहीं पे लिखा जा रहा है और वो फटाफट अंदर लेके आ रहे हैं, हमने देखा तक नहीं आए। So by the time the sheet comes to us, I have to know how to edit that story live, and I do not have a retake. नई दिल्ली में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले के दौरान प्राधिकरण के मंडप में इस्पात की वस्तुओं में देसी तथा विदेशी प्रतिनिधियों ने काफी रुचि दिखाई। इसमें इस्पात प्राधिकरण को विश्व के 9 बड़े इस्पात उत्पादकों में बताया गया है। हम लोगों को घर से ये कह के भेजा जाता था कि तुम सिर्फ खबर पढ़ने नहीं जा रहे हो, तुम्हारा मकसद उन बच्चों को सेटिस्फाई करना है जिन्हें स्कूल और कॉलेज में कहा जाता है कि यदि आपने अपनी भाषा में सुधार करना है, अपने लहजे को बेहतर बनाना है, तो इन लोगों को सुनिए, तो कोशिश करना कि तुम्हारे से भूल कर भी कोई भूल ना हो जाए। इनका कहना है कि सुबह की सभा में अक्सर हमारे जो कॉम्पेयर्स होते हैं, मुझे याद है जो हमारे डायरेक्टर उस वक्त थे मिस्टर चावला, उन्होंने बोला तो यू रिप्रेजेंट अस, यू आर द फेस ऑफ दूरदर्शन, ऑलवेज रिमेंबर दैट, कि आप जो बोलती हैं, करती हैं, दिखती हैं या जो कन्वे कर रही हैं, वो हमारे लिए आप बोल रहे हैं। तो हम एक सूत्रधार थे दूरदर्शन के लिए। नमस्कार, संगीत के अखिल भारतीय कार्यक्रम में आपका स्वागत है। सब कुछ लाइव जाता था, रिकॉर्डिंग कुछ नहीं होती थी, हर चीज़ लाइव हुआ करती थी, राइट फ्रॉम न्यूज़ टू अनाउंसमेंट्स टू प्रोग्राम्स, वर्ल्ड ऑफ स्पोर्ट होता था, कृषि दर्शन, सब लाइव जाता था। उसमें 3-4 प्रोग्राम दिन भर होते थे और स्टूडियो एक ही हुआ करता था। जम्मू कश्मीर में विकास की बहुत संभावना है, लेकिन इसके लिए पहले शांति कायम किया जाना ज़रूरी है। हमें लगता था कि हम एक ऐसी जिम्मेदार जगह पे बैठे हैं कि हम कोई नादानी नहीं कर सकते। मुझे अच्छी तरह याद है, एक बार स्टूडियो में मैं बैठी थी और उस समय 4-4 बल्ब के 2 रॉड्स खड़े होते थे लाइट्स के लिए, और उसमें से एक में कुछ स्पार्क हुआ और कुछ चिंगारी उठी और वो बंद हो गया। धीरे धीरे वो दूसरा, तीसरा और चौथा, चारों बल्ब फट गए और चिंगारियाँ भी उड़ी और एक तरफ बिल्कुल अंधेरा भी हो गया। और मैं इतनी ज़्यादा डर गई थी कि मैं नीचे देख के पढ़ती रही, लेकिन मेरे जहन में एक चीज़ बहुत ज़बरदस्त जो बैठी थी, वो ये कि मैं एक ऐसी जिम्मेदार सीट पे हूँ कि मैं भाग नहीं सकती यहाँ से। फिल्म चल रही थी संडे की, 2 पुलिस वाले आए और बोले कि एक एक्सीडेंट हो गया है, स्कूटर में एक इंसान थे अपनी 2 साल की बच्ची के साथ, वो तो ख़त्म हो गए हैं, अब हमें पता नहीं है किसके हैं ये लोग, तो आप लोग प्लीज़ अनाउंस करिए टीवी में। तो ये डिसीजन लिया गया कि फ़िल्म को बीच में रोकेंगे, मैं अनाउंसमेंट करूँगी और फिर सो जब मैं गई अंदर तो 2 साल की बच्ची को मेरी गोद में बैठाया और सर आप बोलिए, किसी ने ये नहीं बोला कि क्या बोलना है। आपने कहा जो बच्ची आप मेरी गोद में बैठी देख रही हैं, वो जिनके साथ ही उनका एक्सीडेंट हो गया है। आई डिड नॉट से कि उनकी डेथ भी हो गई है, क्योंकि घर वाले देख रहे होंगे। तो वो सब करा के जब हम लोग बाहर निकले तब तक फ़ोन आ चुका था। In 1984, when Mrs. Gandhi was assassinated, I was living very close to All India Radio and Doordarshan, और कर्फ्यू था, दिल्ली में कर्फ्यू हो गया था, and there was just no way that anybody was able to step out. So 3 days I lived in All India Radio studios, and I was reading bulletins round the clock because there was absolute rioting happening around us, and there was just no way that anybody would step out. I remember मंडल कमीशन के टाइम पे इतना दंगा फसाद हो रहा था सड़कों पे, it was very difficult. उन दिनों जब हम निकलते थे तो हमारे पास ना प्रेस कार्ड होता था, ना हमारे पास कोई आइडेंटिटी कार्ड है,
चेहरा ही है हमारी आइडेंटिटी, हाँ पहचान। मेरे सामने वाले गाड़ियों के शीशे तोड़े जा रहे हैं और जब मेरे पास आए लाठी लेके, तो मैंने जब बोला, मैंने कहा मुझे बुलेटिन पढ़ना है तो आप प्लीज़ मेरे को जगह दे दीजिए, मुझे जाने दीजिए। दे वर वेरी स्वीट एंड दे लेफ्ट द रोड्स आउट, क्लियर्ड द रोड्स आउट एंड सेड उनको जाने दीजिए। मिसेस गांधी की हत्या के बाद कितने दंगे हुए, हमने खुद देखे सरदारों को जलते हुए और कैसे लोगों ने इनको, उनकी दुकानें लूटी, किस तरह मुनीर के पास सारा वो हुआ। लेकिन वो दूरदर्शन पे नहीं दिखाया गया, इसलिए कि वो एक नेगेटिव असर पड़ेगा, उससे और भड़क सकती है बात। खबर है, आप उसे कैसे प्रेजेंट करते हैं, आप उसे मतलब जो सत्यम शिवम सुंदरम जो हमारा वो है मोटो, मैं समझता हूँ कि उसमें ये सारी बात आ जाती है। कृषि दर्शन से बहुत सा किसानों को फ़ायदे हुए, उनको नए रोटेशन ऑफ क्रॉप्स के बारे में पता चला, नए बीजों के बारे में पता लगा, प्रोडक्टिविटी। और उस वक्त एक बहुत मशहूर मूवमेंट हुआ था ग्रीन रेवोल्यूशन, एम.एस. स्वामीनाथन लीड कर रहे थे। उस वक्त कृषि दर्शन की इम्पोर्टेंस पता लगी। शुरू में ऐसा था कि जैसे वो 26 जनवरी आती थी तो आपका जो स्टूडियो था वो 3 हफ्ते के लिए बंद हो जाता, वहाँ पर कोई रिकॉर्डिंग नहीं कर सकते थे। वो पूरा स्टूडियो जो है वो ऑलमोस्ट शिफ्ट करके आपको इंडिया गेट लाना पड़ता था, राजपथ पे, जहाँ से उसका सीधा प्रसारण होता था। उस वक्त वो भी वैन थी जिसमें सिर्फ 3 कैमरे थे, एक ENG कैमरा होता था। मैंने जो खुद जब किया तो 3 कैमरों के साथ किया, ब्लैक एंड वाइट किया। उसके बाद जब मैंने लास्ट OB की 26 जनवरी की तो उस वक्त हमने 18 कैमरे यूज़ किए। ऊपर से भारत कैसा दिखता है आपको? बगैर किसी झिझक के कह सकता हूँ कि सारे जहां से अच्छा। तो मुझे याद है वो ख़ास दिन जिस दिन अंतरिक्ष पर थे स्क्वाड्रन लीडर राकेश शर्मा जी, और हमारी प्रधानमंत्री उनसे बात कर रही थी, और मुझे अपॉर्चुनिटी मिला था कि मैं दूरदर्शन के स्टूडियो पर थी, जहाँ पर INB मिनिस्टर्स, अदर मिनिस्टर्स वो देयर, बिकॉज इट वाज अ वेरी बिग थिंग। हिस्टोरिक था वो, बहुत ऐतिहासिक क्षण था। बिल्कुल। एक प्रोग्राम मुझे याद है जब राकेश शर्मा और रवीश मल्होत्रा जी आए थे, कॉस्मोनॉट हमारे, सो स्टूडियो में उनको प्रोग्राम था। इट वॉज अ वेरी नाइस इंटरैक्टिव सेशन। ऑडियंस को बुलाया था, वो उनसे सवाल पूछ रहे थे, इनका जवाब था, और हम लोग दोनों से होस्ट कर रहे थे। इंटरैक्टिव सेशन था, तो वो प्रोग्राम मुझे हमेशा याद रहेगा। केंद्र गांव में उद्योग एक व्यापक योजना की जल्दी ही सदस्यों वाली प्रांतीय सभा में। I am very proud of the fact that I'm associated with the voice, the face, of media in Doordarshan. It's a matter of pride. मैं और साधना श्रीवास्तव, हम लोगों को किसी संस्था ने आगरा में मतलब सम्मानित करना चाह रहे होंगे, बुलाया था, और मथुरा से बैनर लग गए थे, वेलकम शम्मी नारंग, और फिर उनका सब बाहर बहुत ज़्यादा लाठीचार्ज हो रहा है बिकॉज दे वांट टू मीट यू। सो हमें कमरों में बंद किया गया था और हमें पिछले रास्ते से निकाला गया था, तो वो दौर भी देखा है। किसी काम से मैं 1 हफ्ते आई नहीं, बाहर गई थी, तो जब मैं उसी दिन बाई चांस ड्यूटी पे आई तो मेरठ से एक लेक्चरर मिस्टर जुबेरी, मिसेस जुबेरी, वो सिर्फ ये पूछने के लिए आए थे कि क्या हुआ, व्हाई शी इज़ नॉट कमिंग। मैं तो सलाम करती हूँ दूरदर्शन को, क्या दूरदर्शन ने हमको एक पहचान दी, एक व्यक्तित्व दिया, एक नाम दिया, और उसी नाम से हम आज पहचाने भी जाते हैं। जिसे हम जेंडर सेंसिटिविटी कहते हैं या जेंडर जस्टिस कहते हैं, बड़ी तादाद में, बहुत बड़ी संख्या में देश की हर भाषा में, हर केंद्र पर महिलाएं आईं, उन्होंने प्रसारण किया, और उन आवाज़ों के जादू से लोग जो हैं उन्होंने स्त्री शक्ति को नमन करने का एक और माध्यम वो बना।
दूरदर्शन ने हमेशा विमेन को इक्वल अपॉर्चुनिटीज दी है, हमेशा ट्रस्ट किया गया हमारे कैपेबिलिटीज पे, और हमें बेस्ट से बेस्ट असाइनमेंट्स, टफ से टफ असाइनमेंट्स में भेजा गया। शुरू में तो जब हमने ज्वाइन किया था तो लोग हमारे सेक्शन में देखने आते थे, अच्छा कैमरा वुमन ने, कैमरा पर्सन ने ज्वाइन किया है, कौन है। जब इंटरव्यू कर रहे होते थे या जब हम कैमरा पकड़ते थे तो उनको बहुत हैरानी होती थी, अच्छा लड़की कैमरा चलाएगी, यही होता था। पाकिस्तान के साथ और चाइना के साथ आपका जो युद्ध हुआ, आपने पूरे देश को अगर खड़ा कर दिया एक साथ, तो ब्रॉडकास्टिंग ही थी और कुछ नहीं था। पचहत्तर साल में आप इस देश को देखिए, हम कहाँ थे, हम कहाँ पहुँचे। और इस सफ़र में ऑल इंडिया रेडियो और दूरदर्शन, ये दो संस्था जो है बहुत कुछ किया है। इनफैक्ट a lot of people wonder why you should have a public broadcaster. They also say that it is a mouthpiece of the government. As chairman Prasar Bharati, I used to always contest that. I would think All India Radio and Doordarshan, if they are mouthpieces, they are mouthpieces of India. They speak for this nation. They have national responsibilities. आकाशवाणी एकमात्र संस्था है आज भी जो हिंदुस्तान की 99.6% आबादी को कवर करती है और 92% क्षेत्रफल को कवर करती है, 92%। उतना दायरा अभी भी किसी भी दूसरी संस्था का नहीं है। टीआरपी के पीछे भागना दूरदर्शन का मकसद नहीं है। दूरदर्शन का मैंडेट कुछ और ही है, नेशन बिल्डिंग का भी है। न्यूज़ सिर्फ हमेशा सनसनीखेज नहीं होती है। इस देश में ये सच है कि आज बहुत सारी चैनल्स हैं और कई लोग काम कर रहे हैं और अच्छा काम भी कर रहे होंगे, लेकिन आज तक टेलीविज़न के जितने क्लासिक हैं, मुझे नहीं लगता कि दूरदर्शन से बाहर अभी तक कोई क्लासिक बना है। As a public service broadcaster, you have a mandate which is public and which is national. Okay, so that is quite distinct from the mandate a private channel may have. And in a nation like India, आज भी I think there would be about 200-300 million people who are not literate. There are 200-300 million people below the poverty line. I think a public broadcaster's focus must be on them, their plight, their issues, concerns. Who else will do it? जब तक सामाजिक और आर्थिक समानता और न्याय के लिए गुंजाइश बची हुई है, तब तक लोक सेवा प्रसारक प्रासंगिक रहने ही वाला है। मेरे एक भूतपूर्व महानिदेशक कहा करते थे, वी रीच द अनरीच्ड। आज आकाशवाणी तो आज वो YouTube पर भी है, आज वो सोशल मीडिया पे है, आज वो पूरी ग्लोबल हो गई है, तो वो समय के साथ लगातार जो है अपने आप को बदलती भी रही है। आज भी I think All India Radio News enjoys that kind of credibility, and Doordarshan News also enjoys that kind of credibility. And those who want, in fact, I used to say as Chairman Prasar Bharati, if you want news, come to DD News. If you want noise, you have 200 options. मैं मन से मानता हूं
कि भारत के भाव की अभिव्यक्ति केवल और केवल आकाशवाणी और दूरदर्शन ही कर। नए भारत का नया दूरदर्शन आकाशवाणी या प्रसार भारती ने केवल स्थान ही नहीं बनाए रखा, लोगों में अपना विश्वास को भी कायम रखा है। यही लोगों का विश्वास आपके ऊपर बनता है कि उनको सही खबर सुननी होती है तो आपके ऊपर ऑल इंडिया रेडियो आकाशवाणी और दूरदर्शन के ऊपर विश्वास भी करते हैं। स्मृतियां मनोहर हैं, देश की धरोहर हैं। ज्ञान, सूचना, मनोरंजन से संस्कारों की संस्कृति का सृजन करना और देश में लोकतांत्रिक मूल्यों को स्थापित करते आ रहे हैं आकाशवाणी और दूरदर्शन। जनहित के प्रतिध्वनि के साथ राष्ट्रवादी सरोकारों से मार्गदर्शित है लोक प्रसारक की प्रासंगिकता, जो कल भी थी, आज भी है और आगे भी निरंतर बनी रहेगी।